तो इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात तो हर कोई कर रहा है ना? लेकिन इन सारी हेडलाइंस और शोर शराबे के पीछे असली कहानी क्या चल रही है? चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। और यही यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या इंडिया सच में एक इलेक्ट्रिक क्रांति के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है इनोवेशन की, तगड़ी बहसों की और एक बहुत बड़े बदलाव की। और हमारा इरादा भी बिल्कुल यही है। जो अच्छा है, जो बुरा है और जो शायद उतना अच्छा नहीं है, सब कुछ सामने रखना। तो इस पूरे विश्लेषण में हम असली चुनौतियां और मौके दोनों की एक ईमानदार, सच्ची तस्वीर दिखाएंगे। कोई लाग लपेट नहीं। तो आज की कहानी को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इंडिया के इलेक्ट्रिक सपने को समझेंगे। फिर हम मिलेंगे 4 ऐसे जबरदस्त लोगों से जो इस पूरी क्रांति को चला रहे हैं। इसके बाद चार्जिंग बनाम बैटरी स्वैपिंग की जो बड़ी बहस है ना, उस पे नजर डालेंगे। फिर समझेंगे कि इलेक्ट्रिक होने का बिजनेस आखिर है क्या। और आखिर में हम देखेंगे कि इस क्रांति में नए मौके कहां बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिस्से से, इंडिया का इलेक्ट्रिक सपना। और इस सपने को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत है ही क्यों। और देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी आर्थिक वजह भी है। 120 बिलियन डॉलर्स। सोचिए जरा इस रकम के बारे में। ये वो पैसा है जो भारत हर साल सिर्फ तेल खरीदने पर खर्च करता है। तो अब आप समझ रहे हैं, ईवी को आगे बढ़ाना सिर्फ हवा साफ करने की बात नहीं है। ये देश की ऊर्जा स्वतंत्रता और अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त, बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अब मिलते हैं उन 4 लोगों से, उन 4 मैवरिक्स से, जो इंडिया के ईवी भविष्य को शकाल दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये चारों इस चुनौती का सामना बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से कर रहे हैं। तो ये हैं वो 4 धुरंधर। एक तरफ हैं पुनीत गोयल, जो एक पूरा फ्लीट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर हैं तरुण मेहता, जो प्रीमियम ईवी स्कूटर और फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। तीसरे हैं चेतन मैनी, जो बैटरी एज अ सर्विस मतलब स्वैपिंग के जरिए इस गेम को बदल रहे हैं। और फिर हैं शुचि, जो भविष्य का ईंधन बना रही हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, वो भी वेस्ट से। 4 लोग, 4 बिल्कुल अलग रास्ते हैं। ठीक है, तो गाड़ियां तो बन रही हैं, आ रही हैं, पर सवाल यह है कि उनमें बिजली कहां से आएगी। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। लाखों करोड़ों नई ईवीज को पावर देने का सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट तरीका आखिर है क्या? चलिए इस बुनियादी लड़ाई को समझते हैं। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल उठता है जो बहुत लोग पूछते हैं, और ये बिल्कुल जायज सवाल है कि भाई, अगर हमारी बिजली ही कोयले से बन रही है, तो क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने का सच में कोई फायदा है? क्या वो सच में क्लीन है? यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जवाब है हां, फायदा है। देखिए, भले ही हमारी ग्रिड पूरी तरह से कोयले पर चल रही हो, एक ईवी फिर भी एक पेट्रोल गाड़ी से लगभग 30% ज्यादा एफिशिएंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा पावर प्लांट एक छोटी सी कार के इंजन के मुकाबले ईंधन को जलाने में कहीं कहीं ज्यादा कुशल होता है। तो मतलब साफ है, ग्रिड चाहे जैसी भी हो, एमिशन के मामले में ईवी एक बेहतर सौदा है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, स्वैपिंग या चार्जिंग। यहाँ 2 अलग-अलग दुनिया हैं। एक तरफ है सन मोबिलिटी का मॉडल। उनका कहना है, गाड़ी बिना बैटरी के बेचो, इससे गाड़ी सस्ती हो जाएगी और फिर बस 1 मिनट में बैटरी स्वैप कर लो। दूसरी तरफ है एथर का फास्ट चार्जिंग का मॉडल, जहां गाड़ी खरीदने वाला अपनी बैटरी का मालिक होता है। उसे ये चिंता नहीं होती कि स्वैप करने पर कोई पुरानी, खराब बैटरी मिल जाएगी। जाहिर है, दोनों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी। चलिए, टेक्नोलॉजी की बातें तो हो गईं, अब जरा पैसे की बात करते हैं। इस पूरे इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम का अर्थशास्त्र क्या है? मतलब पैसा बन कहाँ रहा है और कैसे बन रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। इस स्विच के पीछे की असली वजह ये रही आपके सामने। पैसा, सीधी सी बात है। प्रति किलोमीटर की लागत एक पेट्रोल गाड़ी को चलाने में लगते हैं लगभग 8 रुपए प्रति किलोमीटर। सीएनजी में लगते हैं कोई 4 रुपए और ईवी सिर्फ 1.5 रुपया। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही वो वजह है कि कमर्शियल सेक्टर जैसे टैक्सी फ्लीट्स इतनी तेजी से इलेक्ट्रिक हो रहे हैं। तो ब्लू स्मार्ट जैसी कंपनी इतनी सारी गाड़ियां खरीदती कैसे है? उनका फाइनेंसिंग मॉडल पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर है बड़ा सीधा सा। वो एक स्पेशल कंपनी बनाते हैं जिसे एसपीवी कहते हैं। उसमें वो थोड़ा पैसा अपनी जेब से डालते हैं, फिर वो एसपीवी एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है और उस पैसे से गाड़ियां खरीदकर ब्लू स्मार्ट को ही लीज पर दे देती है ना स्मार्ट?
और पुनीत गोयल की ये बात इस पूरे इकोनॉमिक तर्क को बिल्कुल पक्का कर देती है। वो कहते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने बैटरी पर लगाया वो सिर्फ 14 महीनों में वसूल हो गया, क्योंकि मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम थी। मतलब शुरू में ज्यादा पैसा लगता है, पर बचत इतनी है कि वो पैसा बहुत जल्दी वापस आ जाता है। तो अब तक की सारे बातों का निचोड़ क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस क्रांति में नए लोगों के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कई दरवाजे खुल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इसमें घुसने के रास्ते कहाँ हैं? चलिए उन मौकों पर नजर डालते हैं जहां कोई भी एक्शन ले सकता है। यहां कुछ बिल्कुल ठोस बिजनेस के मौके हैं। जैसे अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो करीब 3 से 3.5 करोड़ में एक मेगावाट का सोलर प्लांट लग सकता है, जिसमें टैक्स के बाद भी 18 से 19% का रिटर्न मिल सकता है। और अगर छोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ 1.5 लाख की डिपॉजिट पर बैटरी स्वैपिंग की फ्रेंचाइजी भी ली जा सकती है, जिसमें 18 से 22% तक का रिटर्न मुमकिन है। और अगर हम भविष्य की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन जैसे मौके भी सामने आ रहे हैं। ये एक ऐसा फ्यूल है जो रिन्यूएबल सोर्स से बनता है, और शुचि की कंपनी ओसिस का तरीका तो कमाल का है। वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में मौजूद छोटे छोटे जीवों का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बनाते हैं, और इस प्रोसेस में वो गंदा पानी भी साफ हो जाता है। मतलब एक तीर से दो निशाने। ये डीप टेक में भविष्य के मौकों की एक जबरदस्त मिसाल है। तो कहानी यहां तक आ पहुंची है। जो पहली पीढ़ी के पायोनियर्स थे, उन्होंने गाड़ियां बनाई, चार्जर्स बनाए, उन्होंने नींव रख दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगली लहर क्या बनाएगी? इस तकनीकी क्रांति का अगला बड़ा पड़ाव क्या होगा, और जो नए लोग आएंगे वो इसमें अपनी क्या भूमिका निभाएंगे? सोचने के लिए एक बहुत बहुत दिलचस्प सवाल है ना?